हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग 8th क्लास का जो इतिहास है ना, उसे पढ़ रहे थे। 8th क्लास का इतिहास SCERT की किताबें आपकी हो जाती है 8th क्लास का। चलिए थोड़ा सा लंबा लेके चलते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक करेंगे अंग्रेज और बंगाल, है ना। अंग्रेज और बंगाल करते हैं। यहीं से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। यहीं से जब दबदबा बनने लगती है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तब शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है यहाँ पे उनके जो सिलसिला जो है, यहीं से सिलसिला सब शुरुआत होता है। और 200 वर्षों की कहानी जो हम लोग आज पढ़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यहीं से प्रारंभ होता है। तो चलिए कहता है कि कर्नाटक के बाद संघर्ष का जो क्षेत्र है ना, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया, है ना। कहाँ से? तो देखिए कर्नाटक के बाद जो संघर्ष का जो क्षेत्र था, ठीक है, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर यह स्थानांतरित हो गया। और कहा जाता है कि बंगाल में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर रखी थी। और बंगाल जो है मुग़ल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था, है ना। बंगाल जो है आप देख सकते हैं, उसके भूभाग को भी देखेंगे, है ना, तो वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन भी दिखाई देगा। और साथ ही साथ आप देखते हैं व्यापार का एक अड्डा भी हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे वहाँ पे कारण होते हैं इसके अमीर होने का, धनी होने का। यह प्रांत ही एक अलग अपनी विशेषताओं को धारण करता है। तब यहाँ पे देखिएगा धीरे धीरे जब मुग़ल साम्राज्य का जो अयोग्य उत्तराधिकारी जब बनते हैं, जो कमज़ोर और शासन व्यवस्था होती है, तो धीरे धीरे यह जो राज्य है खुद को अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। और स्वतंत्र करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो अधीनता मुग़लों की स्वीकार नहीं करता, इसके एवज में वो थोड़ा बहुत टैक्स भी देता है। तो यहाँ पे देखिए एक धनी और बड़ा प्रांत था, इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, है ना। बंगाल में अभी भी बिहार और उड़ीसा क्या थे? शामिल थे। और मुग़लों की केंद्रीय सत्ता की कमज़ोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान ने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। पूछा जा सकता है किसने? मुर्शिद कुली खान के द्वारा। बंगाल में जो स्थापना इसका किया जाता है, मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया जाता है। उस समय मुग़लों की जो कमज़ोरियां हैं उसका फ़ायदा उठाकर सिर्फ कलकत्ता यानी कि बंगाल ही ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर रहा था, बल्कि अन्य भी ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र हो रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। वैसे वे मुग़ल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहे, है ना, नियमित रूप से राजस्व भेजते रहे, ताकि उनको ये ना लगे कि सब कुछ ये स्वतंत्र ही कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि अभी भी मुग़ल की जो भारतीय जनमानस में जो स्थितियाँ थी, जो मान और सम्मान था, वो अभी भी बरकरार था, है ना। अभी भी वो कमज़ोर नहीं हुआ था। और उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से लड़ने का मतलब होता है बहुत सारा चीज़ को, यानी कि आफत को गले लगाना। इसलिए बंगाल के जो नवाब थे वो नहीं चाहते थे कि डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम ये बात कह सके कि अब आपकी अधीनता हमें स्वीकार नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पे मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है ना। जितने भी नवाब अगर हम लोग देखेंगे कि बंगाल के गद्दी पे जो बैठा वो एक से एक था। बहुत ही योग्य भी रहे, कुछ अयोग्य भी रहे, है ना। उन लोगों की जो विशेषताएं थी, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना। बंगाल से प्रश्न जो है पूछा जाता है। और यह जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां के बाद जो अलीवर्दी खां बना, है ना, उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया, ठीक है। कुशल प्रशासन क्या किया? कायम किया, कुशल प्रशासन। और अलीवर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, है ना। क्योंकि यूरोप का व्यापारी को लगता था कि हमें मुग़ल साम्राज्य के द्वारा, है ना, जो अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वो लोग उसका दुरुपयोग करते थे। इसके पीछे कारण था क्योंकि वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना ये चाहते थे। और उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि इसीलिए आप देखिए अब बंगाल के राजनीति में हस्तक्षेप करने के पीछे एक ही कारण था, वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा व्यापार है वो डेवलप हो सके। इसलिए देखिएगा कभी कभी जो भारतीय जो व्यापारी होते हैं, भारतीय व्यापारियों के
अनुसारियों काम करने लगते हैं। उनको लगता है कि भारत में जो अधिकार भारत के व्यापारियों को प्राप्त है वही मुझे भी प्राप्त होना चाहिए, और कभी कभी इससे भी बढ़ कर के वो काम करने लगते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे अलीवर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर नियंत्रण से बाहर ये हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसका खामियाजा जो भारतीय व्यापारी हैं उनसे भी हमको उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे कहते हैं कि उसके बाद उसका नाती जो है सिराजुद्दौला नवाब बना, है ना। पूछा जा सकता है कौन, तो अलीवर्दी खां के कौन थे, रिश्तेदारी में ये नाती हो जाते हैं। सिराजुद्दौला क्या बना, नवाब बना। और सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए। साजिश और झगड़े शुरू हो जाते हैं सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने के बाद। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। देखिए, दो भाइयों के बीच में जब तीसरा जब आ जाए, है ना, और तीसरे का जब दाल गलने लगे तो समझ जाइए कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या खड़ा हो जाएगा। भारत में बंगाल में जो असंतुष्ट जो कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जो बंगाल के नवाबों से बहुत ही खफा थे, नाराज़ थे, असंतुष्ट थे, इसी का फ़ायदा यहाँ पे अंग्रेज़ी हुकूमत को मिलती है और ये अवसर उठाते हैं इसी पे। कभी कभी आप देखिएगा फूट डालो और राज करो की जो नीतियाँ हैं यह प्रारंभ से चली आती है। फूट डालो और राज करो की नीतियाँ हम कहीं ना कहीं, जैसे अगर आपको रामायण पढ़ने को मिला होगा तो राम के द्वारा देखिएगा उनके जो भी ये होते हैं उनके द्वारा, देखिए मेरा थोड़ा सा यहाँ पे है एकदम रियलिस्टिक चीज़ों पे हम बात करते हैं, है ना। उनके द्वारा रावण के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में क्या कर दिया गया, फूट डाल दिया गया। अगर दो भाइयों के बीच में अगर फूट ना डाला गया होता तो शायद वो कहानी कुछ अलग ही होता। जैसे कभी भी हम लोग अपने भाइयों के बीच में रहते हैं, आप लोग भी अपने भाई के बीच में गांव वगैरह में रहते होंगे तो देखते होंगे कोई तीसरा जब तक फूट नहीं डालता है आपकी मजबूती जो है वो टूट के बिखर नहीं जाती। अगर उसमें किसी का भेद अगर काम न करे तो फिर आपकी शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह से होता है, इसी तरीके से होता है। जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा तो यहाँ से इनसे बहुत ऐसे लोग थे जो खफा थे, नाराज थे, असंतुष्ट थे। असंतुष्ट लोगों का एक कह सकते हैं कि एक यूनियन बना लिया गया और अंग्रेज़ी हुकूमत जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, इन सारे लोगों को अपने यहाँ पकड़ करके लेकर के आए और उन्होंने ये झांसा दिया, ये बोला कि हम आपको नवाब बना देंगे, हम ये पद दे देंगे, हम ये करवा देंगे। तब जाकर के इस लालच में ये सारे लोग फंस गए। बाद में चल के यही प्लासी का युद्ध होता है और यही प्लासी का युद्ध जो बाद में प्रत्यक्ष रूप से हम लोग बक्सर की लड़ाई के तौर पे देखते हैं। बंगाल के हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। देखिए उस समय का बंगाल अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखिएगा एक अंग्रेज इतिहास लेखक है ना, एस.सी. हिल उस समय के बंगाल के किसानों के बारे में लिखता है कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के किसानों की हालत उस समय के फ्रांस या जर्मनी के किसानों की हालत से बढ़कर थी। यदि उस समय के शहरों की हालत पर नज़र डाली जाए तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के बारे में स्वयं प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति क्लाइव ने क्या लिखा है, मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। यह कौन लिख रहा है, क्लाइव लिख रहा है ना। और कहता है कि अंतर इतना है कि लंदन के धनाढ़ से धनाढ़ व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हो सकती है उससे बेइंतहा ज़्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद में अनेक के पास है। इसका मतलब ये है क्या है, यह जो मुर्शिदाबाद है धन संपदा के मामले में बहुत ही ज़्यादा विकसित है। और यह बात कौन कह रहा है, क्लाइव कह रहा है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना, यह बहुत भी यही हो जाता है। ऐसे सवाल क्या है, पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आज मुर्शिदाबाद शहर की क्या स्थिति है पता करें। बंगाल पर व्यापार से शासन तक की अगर बात किया जाए, है ना, बंगाल पर व्यापार से शासन तक की बात किया जाए तो देखिए बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ था, है ना, शुरू हुआ था बंगाल में। कहता है कि बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो है 1651 में हुगली नदी के किनारे क्या हुआ, शुरू हुआ। पूछा जा सकता है व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ इसके चारों ओर कंपनी के अधिकारी व्यापारी भी क्या करने लगे, बसने लगे। धीरे धीरे
कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया और इस किले का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। इस किले का नाम क्या रखा गया? फोर्ट विलियम रखा गया, जो आप इसे देख सकते हैं। यही है आपका फोर्ट विलियम, आप इसे देख सकते हैं, है ना। फोर्ट विलियम रखा गया और कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 ईस्वी में, है ना, 1696 ईस्वी में 1200, ठीक है, 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांवों की जमींदारी यानी कि लगान एकत्र करने का अधिकार जो है प्राप्त कर लिया। इम्पोर्टेंट आपका है ये 3 गांव को याद रखिएगा। ये 3 गांव है गोविंदपुर, है ना, सूतानाती और कलकत्ता। इन तीनों को मिलाकर ही कलकत्ता का स्थापना किया जॉर्ज चरना के द्वारा। तीनों गांवों को मिलने के बाद आगे चलकर इन्हें कलकत्ता कहा जाने लगा। अब इसे कलकत्ता, है ना, कोलकाता कहा जाता है, ठीक है, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा, कंपनी की फैक्ट्री मद्रास एवं बम्बई में भी थे। आज इन जगहों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया था। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1717 ईस्वी में शाही फरमान प्राप्त किया था फर्रुखसियर से। किसने? कंपनी ने। और इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कितना? तो 3000 वार्षिक कर पे मिल गया, है ना। 3000 वार्षिक कर पे पूछा जा सकता है कितने हज़ार? तो 3000। इस आदेश के बाद कंपनी राज्य में जो माल खरीदती थी उस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ता था। जरा सोचे बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के क्या परिणाम हुए होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इस पूरी व्यवस्था से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था, ठीक है। इससे पूरी व्यवस्था से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। कंपनी को मिली इस छूट का फ़ायदा कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। सिराजुद्दौला को यह पसंद नहीं आई और उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखते हैं सिराजुद्दौला ने बहुत अच्छा काम किया था। कंपनी पे जो नियंत्रण करने की उनकी जो चाहत थी, अगर वो सफल हो जाता, है ना, सफल हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सुधार किया जा सकता था। हालांकि इसने बहुत सारा काम किया, सुधार किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी ही कम था, वही वाली बात हो जाती है। जब ये काम करने के लिए उत्साहित होते हैं, जब व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तित करके बेहतर बनाने की बात अगर करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्हीं के लोगों ने इनको धोखा दिया। क्योंकि इनके जो लोग थे ब्रिटिश हुकूमत के, वो चमचा बन गए थे, उनका सहयोगी बन गए थे। और इसका फ़ायदा और इसका यह जो अवसर था, इसका अवसर का जो कह सकते हैं जो लाभ उठाने में कतई कभी भी अंग्रेज़ी सरकार कमी नहीं रखी। हमेशा जब भी मौका मिला उसने अवसर उठाया, अवसर का लाभ जो था उसने ज़रूर उठाया। और यहीं क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि सिराजुद्दौला को ये लगता था कि नहीं, ज़्यादा हस्तक्षेप इनके व्यापार में अगर अंग्रेज़ी हुकूमत को होने लगेगी तो इसका फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा, है ना। और इस तरीके से वो नियंत्रण भी लगाते हैं। और यहाँ तक कि देखिएगा, यह बिना शुल्क का व्यापार करने पर प्रतिबंध भी लगा देते हैं। किसको? कंपनी पर। और कंपनी नाराज़ हो जाती है। कंपनी को लगता है कि नहीं, हमें एक ऐसे सरकार की ज़रूरत है जो मतलब समझिए कि मेरे हाथों की कठपुतली बनकर है, मेरे इशारों पे काम करे। और ये इशारों पे काम करने वाला व्यक्ति सिराजुद्दौला नहीं था। उसने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी किलेबंदी के विस्तार पर रोक लगा दी, है ना। जो किलेबंदी बनाई जा रही थी, किलेबंदी को अगर देखें तो कारखाना होता है जहाँ से लोग व्यापार करते हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए जो ब्रिटिश कंपनी था उसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। जिसको लगा कि सिराजुद्दौला के लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और उसने जो बन रही जो कंपनी, ये किलेबंदी का जब निर्माण हो रहा था, तब उसके विस्तार पर इन्होंने ही प्रतिबंध लगाया। कंपनी भी अब यह समझ रही थी कि अगर बंगाल के व्यापार को सुरक्षित रखना है तो सिराजुद्दौला को नवाब पद से ही हटाना होगा,
है ना। अब आ गया समझ में, क्योंकि जब तक राजनीति में इनका हस्तक्षेप इनके अनुसार कोई नवाब ना बन जाता है, जो इनके हाथों का कठपुतली अगर नहीं बनेगा, तो फिर यहाँ के व्यापार में इनकी दबदबा नहीं बनेगी। और ये व्यापार में दबदबा बनाना चाहते थे, क्योंकि व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। उसका सिर्फ एक ही मकसद और उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार को डेवलप करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हित को साधना, यही उसका मुख्य उद्देश्य था। उसके लिए वो चाहे कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए उनको ये बात पता चल गया कि जब तक हम सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा नहीं देते और उसकी जगह अपने लायक, अपने मनपसंद लायक अगर कोई नवाब नहीं बिठाते हैं, तब तक हमारा जो व्यापार है डेवलप नहीं करेगा, हम एक छत्र राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए कंपनी ने बंगाल की राजनीति को टटोलना शुरू कर दिया। ठीक है, शुरू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। उसने सिराजुद्दौला से असंतुष्ट व्यापारियों से, व्यक्तियों से साठ गांठ करना शुरू कर दिया, है ना। जब लगा कि सिराजुद्दौला से कोई तो व्यक्ति होगा मेरी तरह जो नाराज़ होगा, है ना, मेरी तरह कोई तो होगा जो नाराज़ होगा। देखिए, जब भी हम कुछ ऐसे बात कहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही इस बात को स्वीकार कर लें। हाँ, जो थोड़ा सा दिमागी रूप से तार्किक होंगे, जो लॉजिकल होंगे, जो बौद्धिक होंगे, ज़रूर उनको लगता होगा अच्छी बातें हैं, सही चीज़ें हैं। कुछ लोग हमारा विरोध भी कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं कि दुनिया का हर लोग, चाहे कोई भी शिक्षक हो, है ना। शिक्षक को तो वो ज़माना चला गया जो पहले था, अभी का वो समय नहीं है। अभी तो लोग लड़ाइयाँ कर लेते हैं, अभी तो लोग अपने माँ बाप से लड़ जाते हैं। गुरु तो क्या चीज़ है ना। अभी तो लोग अपने भाई पे हाथ उठा देते हैं, अभी तो लोग अपने पत्नी को भी इतना मारते हैं, तो फिर गुरु क्या चीज़ है। तो अभी के समय में और उस ज़माने के समय में बहुत सारे जो हैं वो परिवर्तन दिखता है। अभी के समय में अगर कहा जाए तो लोगों का जो परिवर्तन है वो एक तरफ से ठीक ही है, और कुछ चीज़ें हैं जो नैतिकता कहा जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो गया है ना। और ये सब चीज़ें, जो संस्कार है, जो विचार है, जो समरसता, जो प्रेम की बात जो है, जो आदर भाव और सम्मान की बात है, वो पढ़े लिखे यानी कि पढ़ने लिखने से ही प्राप्त होता है। अगर आप लॉजिकल हैं, इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, आप जानते हैं, है ना। लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ता लिखता तो सब कोई है। पढ़ाई लिखाई का मतलब थोड़े है कि सरकारी नौकरी ही मिले, है ना। सरकारी नौकरी के लिए कुछ अलग तरीके से पढ़ाई किया जाता है। आपकी बौद्धिकता, आपकी नैतिकता, आपकी जिम्मेदारी, आपकी तार्किकता भी तो कोई मायने रखती है। आप एक जिम्मेदार नागरिक भी तो बनते हैं, ये भी तो ज़रूरी है, आपके जीवन का हिस्सा है। तो इस तरीके से पढ़ाई लिखाई का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान है ना। किसी भी चीज़ों को लेकर के आप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, है ना। जैसे देखते हैं हम लोग जब मैट्रिकुलेशन में थे तब किसी भी बात पे भड़क जाते थे, आज वही लगता है कि नहीं, गुरुजी ने सही कहा था। आज हमारी बातें कभी कभी आप देखते हैं, जब कभी किसी सोशल पे या कुछ रिलीजन पे जब बात होती है तो कुछ बातें हमसे हो ही जाता है जो एकदम सच्चाई होता है, स्पष्ट होता है। क्योंकि जो विद्यार्थी इतिहास का होगा, जैसे आप लोग भी हो सकता है कि आप एमए कर रहे होंगे, पीजी नेट जेआरएफ कर रहे होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे, जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपका भी नज़रिया बिल्कुल साफ़ होने लगता है। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया, और जो हाई एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो यही चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपसे खुशी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे नाराज़ भी रहते हैं, है ना। यही चीज़ें हैं। जब सिराजुद्दौला के बारे में अंग्रेज़ों ने ये बात पता किया कि पहले ये बात पता करो कि कौन ऐसे लोग हैं जिनकी इस राजनीति में दबदबा तो है लेकिन नवाब से असंतुष्ट है, उन सारे लोगों को पकड़ा गया, ताकि उन्हीं लोगों को भेद के द्वारा, है ना, अपना पक्ष को मजबूत किया जा सकता है और सरकार के खिलाफ इन्हें खड़ा किया जा सकता है। और यही काम अंग्रेज़ों ने किया, क्योंकि अंग्रेज़ इस क्षेत्र में क्या थे, बहुत ही चतुराई से, यानी कि कहा जा सकता है कि बहुत ही उनकी स्थिति जो इस क्षेत्र में थी, षड्यंत्र में, वो पराकाष्ठा पर थी, है ना। तो यही कहता है कि इसके लिए कंपनी ने बंगाल के दो बड़े व्यापारी अमीचंद और जगत सेठ के साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर क्या किया, मिला लिया। और कंपनी का प्रयास था कि सिराजुद्दौला के असंतुष्टों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, है ना। जब मानते हैं कि आप, जैसे मैंने ये कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, यह बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है ना, बहुत ही अच्छा डायलॉग है। तो ये जितना भी इतिहास आप पढ़ेंगे ना, जो लोग सबसे ज़्यादा प्रेम आपसे करते हैं, बाद में वही लोग आपसे सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। कभी कभी ये होता है, हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई वाली बात हो जाता है, बिल्कुल इतिहास में है।
ये इतिहास के संदर्भ को जब आप पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये सारी बातें हमें यहाँ से समझ में आ रही है ना। तो ये देखिए, सिराजुद्दौला के असंतुष्टों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, ऐसा अंग्रेजी हुकूमत को लग रहा था। तब देखिए उन्होंने कहा जवाब में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जवाब में सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000, है ना, सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया, है ना। क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी, उसको लगा कि हमें तो ताकत मिल गया है ना। और इसीलिए सिराजुद्दौला बहुत ही नाराज़ था। सिराजुद्दौला ने क्या किया, कासिम बाजार पर क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। और कंपनी की सेना का नेतृत्व उस समय रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, है ना। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बीबीआई है। उस समय सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और अंततः जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में युद्ध हुआ, है ना। क्या हुआ, 1757 में, पूछा जा सकता है कब, तो याद रखिएगा जून 1757 में, है ना। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का जो युद्ध हुआ वो अंग्रेज़ों ने छल कपट के माध्यम से इसे जीता। यहाँ पे छल कपट के माध्यम से जीता, ठीक है। और प्लासी के युद्ध में, इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई, क्योंकि मीर जाफर जैसे लोगों ने इनका साथ ही नहीं दिया। बहुत ऐसे सेना थी और बहुत ऐसे लोग थे जो असंतुष्ट थे, जो काम कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना। उनके वजह से यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो है छल कपट और षड्यंत्रों के माध्यम से जीता गया। और इस समय यह जो नवाब था वो हार गया। इसी समय आप देखिएगा, जब आईएएस का आप मेंस लिखते हैं तो एक प्रश्न भी यहीं से आता है कि 1757 का जो युद्ध हुआ, है ना, यह मध्ययुगीन जो काल है इसकी समाप्ति है और आधुनिक काल का क्या है, प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। यह बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप चीज़ों को समझेंगे तब आपको लगेगा, क्योंकि आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो नवाब की सेना क्या हो गई, हार गई और सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, है ना। मीर जाफर को क्या किया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। और इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हो जाती है। कहाँ से, तो प्लासी के युद्ध से, जो जून 1757 में हुआ था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लीजिए, प्लासी का असली नाम जो है फलासी था, इसे याद रखना जरूरी है। क्या, फलासी, है ना। क्या था, देखिए फलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया था। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले पलासी के फूलों के कारण पलासी कहा जाता था। और पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली में इस्तेमाल किया जाता है। पलासी, फलासी जो है ना। और पलासी क्या था, यहाँ पे फूलों के कारण पलासी कहा जा गया। और ये लाल फूलों से क्या बनाए जाते हैं, गुलाल बनाए जाते हैं, जो होली में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है, शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि 1 जनवरी 1759 को, है ना, 1 जनवरी 1759 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम क्लाइव ने यह पत्र लिखा, अंग्रेजी फौज की कामयाबी के जरिए एक महान क्रांति इस देश में की जा चुकी है ना। उस क्रांति के बाद एक संधि की गई है, जिससे कंपनी को बड़े ज़बरदस्त, ठीक है, देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ, बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे हुए हैं। और आपके यही है रॉबर्ट क्लाइव, है ना। मुझे मालूम है कि इन सब बातों की तरफ एक हद तक अंग्रेज कौम का ध्यान आकर्षित हो चुका है, किंतु मौका मिलने पर कंपनी इस तरह के प्रयत्नों में लगी रहेगी जो उसके आजकल के इतने बड़े इलाके और आगे की ज़बरदस्त संभावनाओं दोनों के अनुरूप हो। मैंने कंपनी को अत्यंत जोरदार शब्दों में इस बात की ज़रूरत दर्शा दी है कि उन्हें इतनी सेना हिंदुस्तान भेज देनी चाहिए और बराबर हिंदुस्तान में रखनी चाहिए, है ना, बराबर हिंदुस्तान में रखनी चाहिए, जिससे वह अपने उस समय के धन और इलाके को और बढ़ाने के सबसे पहले मौके से फ़ायदा उठा सके।
2 साल की मेहनत और तजुर्बे से मैंने इस देश की हुकूमत के बारे में और यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में जो परिपक्व ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का मौका जल्दी ही फिर आने वाला है। देखिए कितना बढ़िया लिखा है ना। बाद की जो है प्रत्यक्ष रूप से, अभी अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सत्ता जो है अब इसके हाथों में आ गई है, जो वागडोर है इसके हाथों में आ गई है। और यही लेटर देखिए ब्रिटिश को लिखा जा रहा है, कितना खूबसूरत है ना, कितना इससे पता चलता है इसकी मंशा। इस जीत के बाद कंपनी का कर मुक्त व्यापार पुनः आरंभ हो गया, जिसको सिराजुद्दौला ने क्या किया था, बंद करा दिया था। सिराजुद्दौला ने क्या किया, बंद करा दिया। जब इन्होंने अपने हाथों की कठपुतली जैसे नवाबों को गद्दी पे बिठाया, तब उन्होंने टैक्स फ्री व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, कंपनी चाहती तो बंगाल का शासन अपने हाथों में ले सकती थी, लेकिन व्यापार के द्वार ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, है ना। यहाँ पे क्या था, मकसद एक ही था। अगर आप कहीं व्यापार करने जाते हैं तो आपका एक ही मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। कंपनी भी बिल्कुल यही चाहती थी कि हमारे अनुसार नवाब बैठे, हमारे हाथों की कठपुतली बनकर नवाब बैठे, लेकिन मेरे लिए काम करे, क्योंकि मेरे व्यापार में कोई अड़चन न डाले। और यही वजह था कि उन्होंने अपने हाथों की कठपुतली मिर्ज़ाफ़र को यहाँ का नवाब बना दिया। और नवाब बनाने के बाद ही उन्होंने टैक्स फ्री जो व्यापार थी, जिस पर प्रतिबंध सिराजुद्दौला ने किया था, उसको फिर से प्रारंभ कर दिया गया। हालांकि उन्होंने इस वागडोर को प्रत्यक्ष रूप से अपने कब्जे में नहीं किया, क्योंकि उसको ये पता था कि अभी मतलब आफत को गले लगाना ठीक नहीं है। इसीलिए उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुनाफे पे ध्यान दिया। और इस मुनाफे के अलावा मिर्ज़ाफ़र ने कंपनी के बड़े अधिकारियों को भेंट या घूस के रूप में भारी रकम दिया था। इसने अपनी सारी खजाना उस कलायु के हाथों में सौंप दी, जिसका सबसे ज़्यादा सिराजुद्दौला को भी इसका डर था, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कंपनी के अधिकारियों की मांगों को पूरा करने में खजाना खाली होने लगा, है ना। बहुत सारे डिमांड बनते जाते हैं। जैसे मानते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपना अधिकारी अपने मन से नियुक्त कर दीजिए, तो आपके कामों से आपका हस्तक्षेप बढ़ेगा, तो आपके अनुसार उसको काम करना मजबूरी बन जाएगी। और हो सकता है कि वो ना बोल पाए, आपसे आंदोलन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि आप जब बना सकते हैं तो आप उसे उस गद्दी से उतार भी सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ें थी। खजाना खाली होने लगा, फिर भी कंपनी असंतुष्ट नहीं थी। जल्द ही मिर्ज़ाफ़र को अपनी गलती का एहसास होने लगा, उसने इसका विरोध किया। मिर्ज़ाफ़र को लगा कि मैंने गलती किया है। मिर्ज़ाफ़र को इस बात का एहसास होने लगा कि हमसे गलती हो गई, हमारे हाथों से जो सारे धन संपत्ति जो बंगाल के नवाबों के द्वारा इकट्ठा किया गया था, वो सारा का सारा खाली किया जा रहा है। बहुत बाद में एहसास होता है, हर लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, हर लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। और इस गलती के एहसास के बाद वो सोचता है मिर्ज़ाफ़र की प्रशासन में फिर से आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। इसकी भनक फिर से ब्रिटिश हुकूमत को लग जाती है ना। गलती का एहसास होने लगा और उसने विरोध किया। उसके विरोध के पश्चात कंपनी ने मिर्ज़ाफ़र को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसको लगा, जैसे ही इसको लगा कि यह फिर से वो परिवर्तन करना चाहता है, फिर से हमारे ऊपर नियंत्रण करना चाहता है, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात का पता चला। और पता चलते ही उसने इसके दामाद को मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया, 1760 में बना दिया। ठीक है। और मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में, मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में कंपनी को क्या दिया, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिले की ज़मींदारी सौंप दी, है ना। जब भी आपको कोई पद, कभी कभी ऐसा होता है, खास करके हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे राजशाही थी। यहाँ पे कहता है कि कासिम ने नवाब बनने की खुशी में क्या दिया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले की ज़मींदारी सौंप दी। लेकिन दूसरी तरफ उसने कंपनी पर, है ना, दूसरी तरफ उसने कंपनी पर अपनी पूर्ण निर्भरता की स्थिति को समझा। किसने, मीर कासिम ने।
एक तरफ तो उसने ज़मींदारी देना शुरू कर दिया, खुशी थी कि हम नवाब बने हैं, है ना। हर लोगों को राजा बनना ये सौभाग्य की बात होती है। और जब ये बनते हैं तब उन्होंने राजस्व दान तो देते ही देते हैं, बहुत सारा चीज़ें काम करते हैं, ज़मींदारियाँ आने को दिया जाता है। यहाँ पे कहता है कि अपनी पूर्ण निर्भरता की स्थिति को समझा, उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदम उठाए। उसको लगा कि हम शिकंजे में हैं, हमारी जो गले पे जो हाथ है ना, वो ब्रिटिश हुकूमत का है। और इसे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि कोई भी नवाब यहाँ पे स्वतंत्र रूप से काम ही नहीं कर रहा था, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए उस पर किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका था? बनाने वालों का। क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है और मीर कासिम को ये बाद में एहसास होता है कि नहीं, हमें इसके नियंत्रण से छुटकारा पाना है। और छुटकारा पाने के लिए फिर यहीं पे प्रॉब्लम होने लगती है, जो बाद में हम लोग बक्सर की लड़ाई के तौर पे देखते हैं। ठीक है, फिर देखिए उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदम उठाए। उसने मीर जाफ़र के उन सभी अफसरों को हटाना शुरू किया जो कंपनी से मिले हुए थे। उसको पता चल गया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा साथ कौन दिया, जिसके वजह से हमारे नवाबों की हार हो गई। जो लोग अंग्रेजी हुकूमत के कठपुतली बने हुए थे, जिनके हाथों की ताकत बने हुए थे, उन सारे अधिकारियों को मीर कासिम के द्वारा धीरे धीरे उसको हटा दिया गया। उसने बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया। कंपनी और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी मुगल बादशाह फर्रुख शिहर द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे, है ना। शाही फरमान का क्या कर रहे थे? दुरुपयोग कर रहे थे। वे बिना चुंगे दिए ही व्यापार करते थे, इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा देसी व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था, क्योंकि वे लोग निःशुल्क व्यापार नहीं कर सकते थे। विवश होकर मीर कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म कर दी, है ना। क्या किया? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चुंगी की वसूली जो है वो क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, VVI है, ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारियों की बराबरी में व्यापार कर सके। और ब्रिटिश कंपनी जो थी, जो व्यापारी था, वो कभी नहीं चाहता था कि हम भारतीय व्यापारियों की तरह हों। उनको तो भारतीय व्यापारियों से कहीं ज़्यादा, है ना, अधिकार चाहिए था। और इसी के खिलाफ ये जो मीर कासिम है, इसी के खिलाफ था। और इसने क्या किया? इन्होंने अपनी वसूली को ही ख़त्म कर दिया, ताकि भारतीय और ब्रिटिश व्यापारियों दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त हो जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 26 मार्च 1762 ईस्वी को मीर कासिम ने अंग्रेज कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत की थी। उसने लिखा, कलकत्ते से ढाका, काशिम बाजार और पटना तक प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी, उसके गुमास्ते तथा एजेंट मेरे कर्मचारियों के स्थान पर स्वयं जमींदार, तालुकेदार और लगान वसूल करने वालों का काज करते हैं। उसने ये लिखा कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले, नगर और गांव में गुमास्ते और अन्य कर्मचारी चावल, धान, तेल, बांस, पान आदि का व्यापार करते हैं। और कंपनी की दस्तक, है ना, लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कंपनी से कम नहीं समझता है ना, है ना। क्या है? दस्तक लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति कंपनी से कम नहीं समझता है ना। दस्तक का मतलब लाइसेंस होता है, जिसके दुरुपयोग की वजह से, है ना, जिसके दुरुपयोग की वजह से बक्सर का युद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मुर्शिदाबाद पर कंपनी का दबाव बना रहता था। इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। आपको याद रखना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? तो मुर्शिदाबाद से हटा करके इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो मुंगेर में किया। किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। बहुत VVI है, BPSC के द्वारा बहुत बार यह सवाल पूछा गया है ना।
मुंगेर की उसने बड़ी सुंदर, है ना, मुंगेर की उसने बड़ी सुंदर और मजबूत किलेबंदी की और करीब 40,000 सैनिकों की फौज तैयार की। अपने सैनिकों को युद्ध के नए तरीके सिखाने के लिए उसने यूरोपीय प्रशिक्षकों को नियुक्त किया, है ना। चलिए यहाँ भी जाने, हम लोग जो दस्तक की बात कर रहे थे, दस्तक जो है वह प्रमाण पत्र था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। इसी को हम लोग दस्तक एक लाइसेंस मानी। इतना ही नहीं, उसने मुंगेर से बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की, जो पूछा गया है आपसे सवाल, है ना। आज भी आप मुंगेर में मीर कासिम द्वारा निर्मित किले को देख सकते हैं। मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है, ज़रूर आप बताइएगा, तथा मुंगेर किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है ना, ये भी ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में आप लोग बताया करिए, अच्छा लगता है ना। चलिए आगे देखते हैं। निसंदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर क्या हो गए, नाराज हो गए। उनको लगा कि अब क्या होगा, जब हमारा हित, है ना, और जब भारतीय व्यापारियों का हित जब एक है तो फिर हमें क्या फ़ायदा। और इसी फ़ायदा जब यह फ़ायदा नहीं मिल रही थी ब्रिटिश कंपनियों को, व्यापारियों को, तब वो खफा हो गए, नाराज़ हो गए मीर कासिम से, है ना। और उन्होंने नवाब को हटाने का फ़ैसला किया। और मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेला कंपनी की फौज का सामना नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए उसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी, ठीक है। इन तीनों को संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर, चलिए यहाँ पहले देख लेते हैं बक्सर के बारे में। तो देखिए, बक्सर कहते हैं वेद मंत्र की रचना करने वाले बहुत से ऋषि यहाँ हुए, है ना। और इस स्थान को वेद गर्भ कहते हैं, बक्सर को वेद गर्भ कहते हैं। यहाँ गौरी शंकर मंदिर के पास एक तालाब है जिसका पहले नाम था अघसर, अर्थात पाप को दमन करने वाला। कहते हैं कि वेदशिरा नाम के एक ऋषि ने दुर्गाशा ऋषि को उकसाने के लिए व्याघ्र का रूप बनाया, है ना, बाघ का रूप बनाया, और इस पर क्रोधित होकर दुर्वासा ने उन्हें शाप दिया, किंतु व्याघ्र ही बना रहा। अंत में इसी तालाब में नहाने से वेदशिरा अपना असली रूप पा सके, तब से इस तालाब का नाम पड़ा व्याघ्रसर। पीछे इस शहर का नाम धीरे धीरे व्याघ्रसर से बक्सर और अंत में बक्सर हो गया, है ना। ये बक्सर बनने में कितना ये हुआ, संघर्ष हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कहता है कि 1764 में ईस्वी में लड़ाई हुई जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हुई, और इस हार के बाद 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ क्या किया, समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, है ना, और इससे कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार भी मिल गया। कंपनी को दीवानी मिलने से क्या क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह कंपनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से चीज़ें खरीदने के लिए अपने देश से लाए गए सोने और चांदी का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इससे इंग्लैंड में सोने और चांदी की कमी होने लगी थी एवं पूरे इंग्लैंड में इसका विरोध होने लगा था, है ना। हमारे भारत में सोने थे कहाँ, सोने चांदी नहीं थे, वो तो यूरोपीय कंपनियों के माध्यम से सोने चांदियों का घर और भंडारण हमारे यहाँ हो गया। यहाँ तक कि वहाँ की सरकारों ने भी कंपनी को किसी और विकल्प की तलाश करने का आदेश दिया था, और बंगाल की दीवानी हासिल करना कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा। इससे होने वाले मुनाफे से वे भारत से सामान खरीदकर इंग्लैंड भेज सकते थे और उन्हें चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रह गई। इस तरह अब बगैर अपना कोई पैसा लगाए वे भारत के लोगों से ही पैसा वसूल कर भारत का ही सामान सस्ते में खरीद कर यूरोप भेज सकते थे और मुनाफा कमा सकते थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लासी युद्ध की विजय के बाद अगर वे चाहते तो यहाँ के नवाब बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शासन चलाने के
पर्चे से बचकर उन्होंने व्यापार करना और धन कमाने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन बंगाल विजय के पश्चात वे भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा जमाने के प्रयास में उलझ गए। बंगाल के बाद कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों को अपनाया। ज़्यादातर राज्य कंपनी की सैनिक शक्ति से डरकर उसकी बातें मानने को तैयार हो गए। ऐसे राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने उनके साथ सहायक संधि की। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी। इसका खर्च भी उन्हें ही देना पड़ता था। अगर कोई शासक खर्च की रकम अदा करने में अपनी लाचारी दिखाता तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनके इलाके को अपने कब्जे में ले लेती। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निज़ाम है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हैदराबाद का निज़ाम है जो सहायक संधि को एक्सेप्ट किया, वो पहला निज़ाम, और दूसरा शासक अवध का नवाब हो जाता है। इन दोनों शासकों को अपने राज्यों के कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे। इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना पड़ता था। इस अधिकार को रेजिडेंट कहा जाता था और रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर नज़र रखती थी और उस राज्य का अगला राजा कौन होगा, किस किस को पद देना उचित होगा, आदि चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय किया करते थे। कई राजाओं और नवाबों ने कंपनी की चालों को समझा। कंपनी शासन को चुनौती देने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारियां की और कंपनी भी ऐसे शासकों से बलपूर्वक निपटने के लिए तैयार थी। आइए कुछ ऐसे भारतीय शासकों के बारे में जानें जिन्होंने डट कर कंपनी का मुकाबला किया, है ना। दक्षिण भारत का मैसूर जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। दक्षिण भारत का मैसूर जो राज्य है, दक्षिण भारत का जो मैसूर है, चलिए यहाँ से प्रश्न आता है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है, मैसूर को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हम लोग मैसूर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।